लैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स क्या होते हैं जी? लैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स जो होते हैं ये कैसे भर्ती होते हैं, इनकी तालीम क्या होती है, इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? क्या लैंड रेवेन्यू वाले जो होते हैं वो कस्टम और एक्साइज वाले सब एक ही होते हैं? क्या ये एक ही डिपार्टमेंट है? कस्टम और एक्साइज बराबर हैं? क्या लैंड रेवेन्यू एक्ट के जो ऑफिसर्स हैं इनके लिए भर्ती होने के लिए कितनी बड़ी सिफारिश चाहिए होती है जी? ये कैसे भर्ती होते हैं? क्या ये CSS करके आते हैं? क्या ये PCS करके आते हैं? इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस, इसके ऊपर मेरी आज की ये वीडियो जी। आपके ये क्वेश्चंस मेरे जो लाइव सेशंस होते हैं उनमें या जो आपके कमेंट्स होते हैं यूट्यूब पे उनसे मैं ये क्वेश्चन सारे के सारे लेता हूँ, फिर उसके ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ। तो इससे पहले के मौजू की तरफ आएँ जी, मैं हूँ रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, इस चैनल के ऊपर मैं आपके लिए सर्विस ओरिएंटेड, करियर ओरिएंटेड वीडियोज़ बनाता हूँ जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि आप अपनी मुख्तलिफ जॉब्स कैसे हासिल कर सकते हो और उन जॉब्स के लिए जो एग्ज़ाम, जो इंटरव्यू कंडक्ट होते हैं उनमें आप कैसे कामयाबी हासिल कर सकते हो और अपनी सर्विस और करियर का आगाज़ कैसे कर सकते हो। इसके साथ साथ मैं ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों को तैयारी भी करवाता हूं। पूरे पाकिस्तान से बच्चे ऑनलाइन क्लासेस मुझसे लेकर तैयारी कर रहे होते हैं। ऑलरेडी हमारे मुख्तलिफ कोर्सेज चल रहे होते हैं, जैसा कि मिलिट्री में, जैसा कि सब इंस्पेक्टर रेंजर्स, जैसा कि सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस, कंस्टेबलान पंजाब पुलिस, उसके अलावा तहसीलदार, नायब तहसीलदार, लेक्चरर वगैरह वगैरह मुख्तलिफ टॉपिक्स चल रहे होते हैं। एनी हो आते हैं जी मौजू की तरफ। तो लैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स क्या होते हैं, कैसे भर्ती होते हैं, तो ये सब सुन ले जी गौर से। लैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स, नायब तहसीलदार और तहसीलदार, ये सारे के सारे जो होते हैं ये लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन PPSC के थ्रू से ये एग्जाम्स दे के कंडक्ट करके उसमें से ये जॉब्स हासिल करते हैं, उसके थ्रू आते हैं। सेकंड क्लास ग्रेजुएशन की डिग्री इनकी होती है और वो एलिजिबल हो जाते हैं ये एग्ज़ाम देने का। उसके साथ साथ ये मुख्तलिफ तैयारियां करके मुख्तलिफ जॉब्स के डिस्क्रिप्शंस लेके, उसके साथ साथ लैंड रेवेन्यू एक्ट की भी तैयारी करने के साथ साथ फिर ये उसमें पास होते हैं और आसानी के साथ आ जाते हैं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब, इनके अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती हैं, वहाँ से ये पास होके आते हैं। पंजाब पुलिस सर्विस कमीशन इनका प्रोसेस करता है और इनके ऑर्डर जो होते हैं वो पंजाब रेवेन्यू बोर्ड के मेंबरान करते हैं। इस तरह से ये आते हैं जी रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत। आप में से बहुत से बच्चों ने सवाल किया कि सर इनके लिए कोई ख़ास कोर्स होता है, ख़ास तालीम होती है? तो नहीं जी, इनका कोई ख़ास कोर्स नहीं होता। हाँ, इनकी जो पहली यूनिट होती है, पहली इकाई महकमा पटवार में, पटवारी जो होते हैं वो पटवार स्कूल का कोर्स पास करके आए हुए होते हैं। जो इनके नायब तहसीलदार और तहसीलदार आते हैं वो ग्रेजुएशन हो किसी भी कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, BA BSc और इसके इक्वलेंट यानी सेकंड क्लास डिग्री ग्रेजुएशन, ये अप्लाई हो सकते हैं, ये अप्लाई कर सकते हैं पंजाब पुलिस सर्विस कमीशन के थ्रू, PPSC के थ्रू ये आते हैं। फिर आप में से बहुत से बच्चों ने सवाल किया कि सर इसके लिए कितने पैसे देने पड़ते हैं? हमने सुना जी कोई इनके लिए कोई 50 लाख रुपया देना पड़ता है वगैरह वगैरह। तो ये सब फजूल बातें हैं भाई, मैं आपको कहता होता हूँ ये सब बकवास है। ऐसी कोई बात नहीं है, ये लेम एक्सक्यूजेज हैं उन स्टूडेंट्स के जो नहीं पढ़ते और सारा साल सुकून फजूल खर्चियाँ करते रहते हैं और अपनी तालीम के ऊपर 2-4 हज़ार 5 हज़ार रुपया नहीं लगाते। ये सारे के सारे वो लोग होते हैं जो ऐड आती है तो एक किताब ले के घर आ जाते हैं और 10 दिन पढ़ने के बाद जाके इम्तहान दे के फेल होके आ जाते हैं और फिर कहते हैं कि जनाब सिफारिश चल गई और रिश्वत चल गई और जो 50 हज़ार लगता है जी फलां, ये सब बकवास है, लेम एक्सक्यूजेज हैं ये सारे के सारे फजूल किस्म के स्टूडेंट्स के। जो कमिटमेंट के साथ आप में से बैठे होते हैं, बहुत से अच्छे बच्चे हैं, बहुत से लाइक वाइक बच्चे हैं जो हमेशा डिवोशन के साथ बैठे होते हैं, कमिटमेंट के साथ बैठे होते हैं, वो आसानी के साथ हर इम्तहान में पास हो जाते हैं और वही ऑफिसर्स बनते हैं और वही जाकर सीटों पे बैठते हैं। जिन्होंने बचपन में बैठ के पढ़ने की आदत डाली होती है, जो मसलसल पढ़ रहे होती है, ये स्टडी एक मसलसल प्रोसेस है, वही कामयाब होते हैं। 6-6 माह से 2-2 साल से साल 1.5 साल से वो बैठे हुए पढ़ रहे होते हैं। बहुत से बच्चे आप में से मुझसे आते हैं व्हाट्सएप पे कि सर वो ये है कि मैं वो क्लास लेना चाहता तो हूँ पर मैं अभी पढ़ रहा हूँ। क्या फजूल भई, अपना भी टाइम ज़ाया कर रहे हो, हमारा भी। तो ऐसी कोई बात नहीं है। जब आप व्हाट्सएप पे आओ तो आपने सिर्फ एक ही सवाल किया करना है, एक ही क्वेश्चन कि सर मैं फ़लाँ कोर्स में एडमिशन लेना चाहता हूँ, ऑनलाइन तैयारी करना चाहता हूँ, मुझे फ़ी शेड्यूल भिजवा दें प्लीज़, दैट्स इट। इसके अलावा भाई कोई कमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। व्हाट्सएप पे आप मेरा टाइम ज़ाया मत किया करो और ना ही अपना टाइम ज़ाया किया करो। हमेशा आप अपने टारगेट पे नज़र रखा करो और स्टडीज़ के लिए सीरियस रहा करो। फिर सवाल आता है जी इनकी प्रमोशन कब होती है लैंड रेवेन्यू ऑफिसरांस की? तो यानी ये रजिस्ट्रार होते हैं, जो नायब से तहसीलदार होते हैं, तहसीलदार, उनकी प्रमोशन कब होती है? तो भी अप्रॉक्सीमेटली इनकी प्रमोशन जो 7 से 8 साल 9 साल के दरमियान में हो जाती है। चूँकि ये PCS ऑफिसर्स होते हैं, इनकी सर्विस स्ट्रक्चर, सर्विस क्राइटेरिया को इतना ज़्यादा मैनेज नहीं होता, तो इसलिए इनकी प्रमोशन इस तरह से हो जाती है। और ये जो तहसीलदार होते हैं ये उसके बाद फिर
असिस्टेंट कमिश्नर या एडीसी जी के तौर पे काम करते हैं। उसके साथ साथ ये पीएमएस ऑफिसर भी बन जाते हैं, मुख्तलिफ महकमों में भी जा सकते हैं जो हमारे एग्जीक्यूटिव के महकमा जात होते हैं। उसके साथ साथ ये असिस्टेंट कमिश्नर भी लग सकते हैं। उसके बाद ये डिप्टी कमिश्नर बनते हैं, कमिश्नर। इनमें से बहुत से बंदे ऐसे हैं जो ऊपर चले जाते हैं, या उसके बाद थोड़ा सीएसएस करके डायरेक्ट सीएसपी भी आ जाते हैं, लेकिन इनकी प्रमोशन भी हो जाती है, और प्रमोशन थोड़ी इनकी स्लो होती है, लेट होती है, हो जाती है। उसके बाद जी सवाल आता है लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत जो आ रहे होते हैं तहसीलदार, नायब तहसीलदार, इनमें और एसईडीसी में क्या फ़र्क है? तो इनमें और एसईडीसी में फ़र्क कोई नहीं है, डिपार्टमेंट एक ही होता है, लेकिन फ़र्क ये होता है कि असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर जो होते हैं ये बहुत बड़े ऑफिसर्स होते हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट को देख रहे होते हैं, पूरी तहसील को देख रहे होते हैं, और सीएसएस करके आते हैं, सीएसपी ऑफिसर्स होते हैं। जबकि ये जो होते हैं ये पंजाब पुलिस सर्विस कमीशन के थ्रू आते हैं, पीसीएस ऑफिसर्स होते हैं, और ये उनके मतहत होते हैं, और एक डिपार्टमेंट सिर्फ रेवेन्यू को देख रहे होते हैं। जबकि असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर उस डिस्ट्रिक्ट के तमाम अजला के जिम्मेदार होते हैं, उस तमाम अजला के तमाम डिपार्टमेंट उनके अंडर होते हैं, इसलिए वो एग्जीक्यूटिव के बड़े ऑफिसर होते हैं। ये सिर्फ लैंड रेवेन्यू एक्ट को देख रहे होते हैं। उसके बाद सवाल आ जाता है जी लैंड रेवेन्यू एक्ट अफसरान की पावर कितनी होती है सर? तो इनकी पावर बहुत होती है भाई, इनकी पावर बहुत ज़्यादा होती है। बस आप ये समझ लें कि बस बहुत पावर होती है। और भाई इनको लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत जितने इख्तियारात हासिल होते हैं वही इनको इख्तियार हासिल होते हैं। ज़मीनों की मुंतकिली, ज़मीनों का सेल परचेज़, उससे रेवेन्यू जनरेट करना। उसके बाद फिर जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड होती हैं वहाँ से मामला बंदी मामला, वो सारे की सारी ज़मीनों का जो है लैंड के जो हमारे रेवेन्यू होता है, जिसको हम उशर भी कहते हैं, वो सारे का सारा इकट्ठा करना। उसके बाद हमारी जो रेजिडेंशियल होती हैं हमारी ज़मीनें, हमारे मकान सेल परचेज़ होते हैं, उसके बाद प्लाट सेल परचेज़, उसके बाद हमारी सोसाइटीज़ बनती हैं, उन सोसाइटी से जो रेवेन्यू जनरेट होता है ये वो सारे के सारे अफसरान जनरेट कर रहे होते हैं। उनके ऊपर जो अस्टाम ड्यूटी लगती है, उसके ऊपर जो टिकट्स लगते हैं, उसके ऊपर जो फ़ीस जमा होती है सरकारी ऑफिशियल तौर पे, टीएमए की फ़ीस, सारी की सारी चीज़ें ये रेवेन्यू ऑफिसरान कलेक्ट कर रहे होते हैं। तो इसलिए ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अफसरान कहलाते हैं और पंजाब रेवेन्यू बोर्ड के मातहत होते हैं, और वहीं पे सारा काम ये सिलसिला चल रहा होता है। तो लैंड रेवेन्यू एक्ट और एक्साइज के महकमे में क्या फ़र्क है? तो देखिए एक्साइज जो है वो ज़मीनों, हमारे जो मकान होते हैं रैशी, वहाँ पे जो टैक्स लगता है, प्रॉपर्टी टैक्स जिसको हम कहते हैं, वो टैक्स लेते हैं, वो अलग से डिपार्टमेंट है। और जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है हमारा, वो ज़मीनों की सेल परचेज़ के ऊपर पैसे लेते हैं, या सेल परचेज़ के ऊपर जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, इकट्ठा हो रहा होता है। तो एक्साइज अलग से महकमा है, वो हमारी प्रॉपर्टी टैक्स के पैसे आते हैं, वहाँ से लेते हैं। और जो कुछ हमारे कुछ और चीज़ें होती हैं, जैसे कि कुछ लिक्विड चीज़ें आ जाती हैं, वो सारी की सारी एक्साइज ड्यूटी लगती है उनके ऊपर। फिर वो बाहर से कुछ चीज़ें आती हैं जो बाहर से, उसके साथ साथ कुछ गाड़ियों के मामलात, वो एक्साइज देख रहा होता है, वो अलग से डिपार्टमेंट है, गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन वगैरह। तो ये जो हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट है ये सारे का सारा हमारा लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत काम कर रहा होता है। ज़मीनों के ऊपर जितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा होता है ये उस पर काम कर रहे होते हैं। उसके बाद आपका सवाल आता है जी इनकी सर सैलरी कितनी होती है? तो इनकी जो सैलरी होती है जी ये वक्त के साथ साथ बदलती है। उसके बाद एजुकेशन के डिपार्टमेंट, एजुकेशन के हिसाब से होती है जी। एजुकेशन मतलब मिसाल के तौर पर अगर एक बंदा बीएससी या बीए लेवल पे भर्ती हो रहा है तो उसकी जो एमए की इंक्रीमेंट्स होंगी, या मास्टर डिग्री की इंक्रीमेंट्स होंगी, या एमफिल की इंक्रीमेंट्स होंगी, या पीएचडी की इंक्रीमेंट्स होंगी, वो अलग से होंगी। तो इस तरह से इनकी तनख्वाह में फ़र्क पड़ जाता है। उसके बाद फिर पोस्टिंग में फ़र्क पड़ जाता है। अगर फर्ज किया किसी वफाकी महकमे में आ जाते हैं तो वहाँ पर फेडरल का अलाउंसेस मिल जाते हैं, उसके बाद फिर दूसरे डिपार्टमेंट्स के अलाउंसेस, उसके बाद फिर पोस्टिंग के कुछ अलाउंसेस होते हैं। तो इस तरह से फ़र्क पड़ जाता है। कभी हाउस रेंट नहीं मिल रहा होता, कभी किसी घर अवेलेबल होता है तो वो हाउस रेंट कट जाता है। तो इस तरह की तनख्वाह जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 70 से 80 हज़ार के दरमियान होती है। उसके बाद फिर सीनियर जो हो जाते हैं तो बढ़ती भी रहती है, कम भी हो सकती है। ग्रेड 17 में आ जाते हैं तो फिर इनकी तनख्वाह 1 लाख से ऊपर एक्सीड कर जाती है। तो इस तरह से ये इंटाइटलमेंट हो जाते हैं, इंटाइटल्ड हो जाते हैं गाड़ी के लिए और घर के लिए। तो इस तरह से उनका जो सर्विस स्ट्रक्चर है वो बदल जाता है, फिर वो असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पर आ जाते हैं। तो इस तरह से इनकी तनख्वाह जो है वो वेरी करती है जी, कमो बेश हो सकती है। ये मैं अप्रॉक्सीमेटली आपको बता रहा हूँ। तो लैंड रेवेन्यू एक्ट का आपको पता चल गया और एक्साइज के डिपार्टमेंट का आपको पता चल गया, ये दोनों डिफरेंट हैं। और लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत जो बंदे आ रहे होते हैं, जो रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं, ये हमारे नायब सूबेदार और सूबेदार, ये इस तरह से काम कर रहे होते हैं। ये महकमा माल में होते हैं और ये असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के मातहत ही होते हैं। उसी तरह से ये काम कर रहे होते हैं और उसी डिस्ट्रिक्ट के जो उनके ऑफिसर्स होते हैं उनके साथ मिलकर रेवेन्यू जनरेट कर रहे होते हैं, एग्रीकल्चर लैंड से भी और रेजिडेंशियल लैंड से भी। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो लैंड रेवेन्यू एक्ट के बारे में। जितने अफसरान काम कर रहे होते हैं उनके बारे में आपके बहुत से सवालों के जवाब मैंने देने की कोशिश की। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय पाकिस्तान।
जिंदाबाद।